हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने बात की थी जागीरदारी क्राइसिस पे। उससे पहले आपको अगर ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो जागीरदारी क्राइसिस पे हमने बात की थी। तो जागीरदारी क्राइसिस क्या थी, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, जैसे कोई लैंड है, इसे 100 रुपये आने थे, इसको कई भागों में बांट दिया, सबको बोल दिया कि इस लैंड से 100 रुपये आ रहे हैं, तो सबको बोलेंगे 100 रुपये ले लो। जैसे कि उनको बोल दिया 100 रुपये ले लो, ठीक है। अब जिसकी कैपेसिटी थी 100 रुपये, सबको बोल दिया 100 रुपये लेके आओ। यहाँ पे हमने देखा कि 5 भागों में बांट दिया, तब बोला इसको 500 रुपये लेके आओ। इसकी कैपेसिटी थी 100 रुपये, ठीक है। तो क्या ये फुलफ़िल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जब औरंगज़ेब आएगा तो हम देखेंगे कि ये क्राइसिस किस तरह से इंक्रीज़ हो गई थी। हालांकि कहते हैं कि ये जागीरदारी क्राइसिस थी, न्यू नहीं थी, पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी डेक्कन वॉर्स की वजह से, क्योंकि मनसबदार जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। तो जे.एफ. रिचर्ड्स हैं, ये स्टूडेंट, इनका मानना था कि जो प्रॉब्लम थी ना, ये आर्टिफिशियल थी, इसको सॉल्व किया जा सकता था। जैसे डेक्कन वॉर्स में अगर जब औरंगज़ेब जीतेगा तो एरिया 23% तक इंक्रीज़ हो जाएगा, पर ये इस इंक्रीज्ड एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय खालिशा लैंड में कन्वर्ट कर देगा। अभी खालिशा लैंड क्या है आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो खालिशा लैंड में जब इसको कन्वर्ट कर देगा तो इस सारा का सारा हिस्सा ये एम्पायर खुद लेगा। पर जे.एफ. रिचर्ड का कहना है कि इसको खालिशा लैंड घोषित करने की बजाय वो अगर इसको इस जागीरदारों को दे देता तो ये जागीरदारी क्राइसिस सॉल्व हो जाती। पर सतीश चंद्रा का कहना है कि डेक्कन पहले से एक डेफिसिट एरिया है, वो उससे इतना ज़्यादा कमाई हो पाती, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक ग्रुप पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि जितने भी नॉबल्स हैं वो ग्रुप पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देंगे। वैसे जागीरदारी क्राइसिस कितना इफेक्टिव था नहीं था, पर एक फैक्टर था जिसने डिक्लाइन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। मुग़ल एम्पायर जिसकी कब इसकी वजह से ज़रूर खुदने वाली थी, ठीक है। अब ग्रुप पॉलिटिक्स 3 ग्रुप्स थे। ईरानी ग्रुप, जिसमें आसद खान और उनके बेटे जुल्फ़िकार खान थे। तुरानी ग्रुप लेड बाय गाजी उद्दीन खान, फिरोज जंग एंड हिज सन चिंग्स खान, निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क बहुत फेमस है, हैदराबाद, ठीक है, अगर याद हो तो। हिंदुस्तानी ग्रुप लेड बाय सैयद ब्रदर्स, खानिद दुर्रान, सम अफगान लीडर्स एंड सम हिंदूज, ठीक है। तो ये ग्रुप्स बन गए। ग्रुपिंग की बात हमने पहले भी की थी। तो जब बात का टाइम आएगा तो ये और पावरफुल ग्रुप्स निकल के आएंगे, और ये ग्रुप्स एम्पायर के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये अपने अपने के लिए काम करेंगे। और तो चिंता इस बात की रहेगी कि एम्पायर किस साइड में मतलब ज़्यादा झुकाव रहेगा। अगर वो तुरानी को फेवर करेगा तो ये दोनों चिढ़ने लग जाएंगे, अगर वो हिंदुस्तानी ग्रुप को फेवर कर रहा है तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ठीक है। तो जब ये ग्रुपिंग होगी और ये मक्खनबाजी करने लगेंगी तो इससे एक बहुत ख़तरनाक चीज़ निकल आएगी, वो थी करप्शन इन द आर्मी। अब आर्मी के लिए हमने बात की थी, एक कोर था मुग़ल एम्पायर की, वो पूरे बेस था आर्मी के बल पर। जब इसमें करप्शन होने लग जाएगा तो जो मनसबदार थे वो बहुत लापरवाह हो जाएंगे। जितनी ज़रूरतें होती हैं एम्पायर को, जितने फोर्सेस चाहिए, जितने सोल्जर्स चाहिए, उसका सुपरविज़न नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बंद हो चुकी थी, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशंस वगैरह भी बंद हो चुके थे, तो जिसकी वजह से आगे जाके इन्हें बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला था। और जो नोबल्स होंगे वो जो चाहेंगे कि हमें बस एक एरिया मिल जाए राज करने के लिए, और हमें एम्पायर से कोई मतलब है नहीं, लेना देना भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये नोबल्स इसी के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब रिकरेंट पीजेंट्स रिवोल्ट होंगे, जैसे कि हमने जागीरदारी क्राइसिस से बात की थी कि जब 500 इनसे कहा जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 100 रुपये थी, अब उनसे कहा जाएगा 500 रुपये दो, तो अल्टीमेटली ये 500 रुपये देना किसको है? ये देना है पीजेंट्स को। क्या वो दे पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। तो इकोनॉमिक प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो सीधा सीधा जो लोकल ज़मींदार थे, हालांकि लोकल ज़मींदार से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी कि वो कलेक्ट करके आगे की चीफ्स को दें,
पर वो लोकल ज़मींदार बाद में क्या करेंगे, उनकी कम्युनिटी टाइज भी बहुत अच्छी थी। जैसे कि पीजेंट्स एम्पायर को तो जानते नहीं है ना, कभी राजा से मिलने की भी हिम्मत होती है उनकी। तो वो जो उनके लोकल ज़मींदार होते थे ना, तो उनको बहुत जल्दी उनको अपनी बातों में मना लेते थे और उनको एकजुट करके ये लोकल ज़मींदार से उनको अपनी सेना बना के सीधा सीधा किंग्स ओपन डिफाइंस कर देते कि हम नहीं जानते, हम तो यहाँ के राजा हैं। ठीक है, अब इसको अगर इंटरप्रिटेशन करें कि ये हो क्यों रहे थे, ठीक है, तो हिस्टोरियंस का मानना है कि रीजनल कम्युनिटेरियन आइडेंटिटीज़ थी अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये अपनी ऑटोनॉमी चाहते थे, इनकी कम्युनिटी थी, ये सेंट्रलाइजिंग पावर को कुछ नहीं देना चाहते थे। ठीक है, और दूसरा मानते थे रिएक्शन अगेंस्ट रिलीजियस पॉलिसीज़। हालांकि हिस्टोरियंस को सही नहीं मानते, क्योंकि औरंगज़ेब अपने लास्ट कुछ सालों बचे हुए जब उसके थे ज़िंदगी के, तो वो बहुत लिबरल हो जाता है, क्योंकि उसको वो लड़ रहा था डेक्कन वॉर्स, उसको अपने एनिमीज़ को आइसोलेट करना था, उसके जिसके लिए उसको अपने हिंदू चीफ्स वगैरह की मदद चाहिए थी। तो बाद में बहुत लिबरल हो जाता है। तो हिस्टोरियंस इसको बहुत गलत मानते हैं। ठीक है, हालांकि एक रीज़न है, कह सकते हैं कई हिस्टोरियंस को ठीक भी मानते हैं। अब इसमें भी एक रियल रीज़न माना जाता है, कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी रिलेशन था मुग़ल एम्पायर के साथ, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था। इसकी इरफान हमीद कहते हैं कि मुग़ल लैंड रिवेन्यू सिस्टम रेस्टेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसा था? अब कॉम्प्रोमाइज़ में इरफान हमीद कहते हैं कि जो पीजेंट्स हैं, जैसे कि इन्होंने अपने खेत पे कुछ उगाया, तो कि अपने पास थोड़ा सा सरप्लस रख के इतना सा एरिया रख लेते थे, और जो बाकी का एरिया है ना, ये बाकी का जो उगाया हुआ एरिया है, ये सारा एम्पायर को दे दिया। ठीक है, हालांकि ये कहना बहुत गलत है कि वो अपने पास सरप्लस नहीं रखते थे, पर सरप्लस रखते थे। ठीक है, हालांकि पीजेंट्स भी हर तरह के रहते थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे। ठीक है, और यहाँ पे जब्त एरियाज़ भी होते थे। जब्त एरियाज़ क्या है? जब्त एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी डिटेल लैंड सर्वे हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा होते थे, एटलीस्ट 1/3 होते थे, पर हर जगह 1/3 नहीं होते थे। जैसे गुजरात के कुछ फर्टाइल एरियाज़ में 3/4 तक भी हो सकते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब का टाइम था तो 80% था वो जागीरदार्स की तरफ चला जाता था। ठीक है, अब अगर इसके अलावा बात करें, तो जो स्टेट होता था, इसकी स्टेट है और ये पीजेंट्स हैं, इनके पीछे में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। जैसे राजा रजवाड़े हो गए, बहुत सारे ज़मींदार हो गए। ज़मींदार के अलावा भी जो प्राइमरी तौर पे काम कर रहा था, उसको प्राइमरी ज़मींदार या मालगुजारी बोलते थे। ठीक है, ये स्टेट, ये पीजेंट्स और इनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज। ठीक है, और जब प्राइमरी ज़मींदार के अलावा भी ऐसा नहीं था कि सीधा सीधा पीजेंट्स के पास जा रहे थे, इनके पीछे भी बहुत सारे बिचौलिए थे। ठीक है, अभी प्राइमरी ज़मींदार को क्या फ़ायदा था? ये इनको ननकारा मिलता था। ठीक है, और ननकारा क्या था? एक रिवेन्यू फ्री लैंड थी कि इन्हें अपनी लैंड के लिए कोई टैक्स वैक्स भरने की ज़रूरत थी नहीं। और पीजेंट्स भी ऐसा नहीं था कि एक ही तरह के थे, वो भी बहुत तरह के थे। जैसे हो गया खुद का। अब खुद का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये खुद की ज़मीन पे काम करते थे। ठीक है, और पही कास्ट, इनके पास ज़मीन ही नहीं हुआ करती थी, ये दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे। तो ये हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में रहते हैं और किसी दूसरे गांव में जाके वहाँ किसी खेत पे काम करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसी गांव में रह के किसी दूसरे ही खेत पे काम कर रहे हैं, पर इनके पास अपने खेत नहीं होते। ठीक है, अपनी ज़मीन नहीं है। ओके, और जो ये ज़मींदार और पीजेंट्स की इनके बीच में क्लोज कम्युनिटी हुआ करती थी। ये क्या तो कास्ट बेसिस पे एक हो जाते थे।
या तो इनके कुल एक हुआ करते थे, या तो इनका धर्म एक जैसा हुआ करता था। तो ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते थे। तो जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था, इन ज़मींदारों के बिना चल नहीं सकता था, तो इनको इनकी मदद चाहिए ही होती थी। तो ये क्या करते थे कि इनको सीधा सब्जुगेट करने के बजाय या फिर इनको हटाने के बजाय इनसे कॉर्पोरेशन के साथ रहते थे, इनको अपना कोलैबोरेटर बना लेते थे। जैसे कि स्टेट है, एम्पायर, इसको एम्पायर मान लीजिए। अब यहाँ पे ज़मींदार है, तो इसको हटाने की जगह क्या करेगा, इसको बोलेगा कि तुम हमें पेशकश देते रहो। पेशकश मतलब कि हमें पर्टिकुलर पैसे, कम मतलब पैसे भेजते रहो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें दे देंगे। अब ज़मींदार के लिए भी फ़ायदा था, क्योंकि इन्हें किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बदले में इनको पैसे भी देते थे, पेशकश देते थे और लॉयल्टी देते थे, और एम्पायर बदले में इनको सिक्योरिटी देता था। ठीक है, तो इनको एक कोलैबोरेटर की तरह उन्होंने बना लिया। तो जब औरंगज़ेब का टाइम आएगा और वो सब सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके बेटे लड़ने लगेंगे, तो इनको दिखने लग जाएगा ये तो कमज़ोर पड़ने लगे हैं, तो इसी तरह ओपन डिफाइंस शुरू कर देंगे कि हम नहीं जानते किसी मुग़ल अथॉरिटी को। और जब बहादुर शाह का टाइम आएगा, तो ये भी देखने को मिलेगा कि जो पीजेंट्री है, प्राइमरी या इंटरमीडिएट, किसी तरह मुग़ल स्टेट की तरफ हार्श हो जाएंगे और कहेंगे कि पीजेंट्स को अपनी सेना बना के कहेंगे कि हम किसी मुग़ल्स को नहीं जानते, हम तो राजा हैं। ठीक है, अब एक मेजर रीज़न बोल सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ऑपरेशन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुग़ल्स में इज़ार जो ये जागीरदार थे, ये टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत हार्श हो रहे थे। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये टैक्स कलेक्शन करना, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। ठीक है, इरफान हबीब इसको सिस्टम ऑफ रोटेशन को भी इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। सिस्टम ऑफ रोटेशन क्या था? सिस्टम ऑफ रोटेशन में ये है, जिसके बहुत सारे गांव हैं, तो जो जागीरदार है वो एक नहीं, वो हमेशा घूमता रहेगा। कभी इस एरिया का जागीरदार है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे काम सर्विस दे रहा है, कभी यहाँ दे रहा है, तो वो एक जगह टिक के काम नहीं करेगा। इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि वो अटैचमेंट नहीं बना पाएगा एरिया के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके देगा। ठीक है, अब जब वो अटैचमेंट नहीं किसी की विलेज के साथ बनाएगा, तो बेसिकली वो ऑप्रेसिव रहेगा, क्योंकि वो उसका अटैचमेंट ही नहीं है। तो हमेशा से ये था कि पीजेंट्स रिवोल्ट कर सकते थे, पर जो पहले के एम्पायर्स थे वो चेक रखते थे कि वो अपने लिमिट में ही काम करें। पर बाद में क्या होगा, जो नोबल्स होंगे वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि सीधे सीधा डिफाइंस कर देंगे कि हम इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और कई बार तो ये होता था कि वो अरेंजमेंट बना लेते थे कि हमें इस एरिया से इतना इतना चाहिए, एडवांस तक पा लेते थे कि इस एरिया से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन करनी है। और इसी से रिलेटेड इजारादारी सिस्टम आएगा। अभी सिस्टम क्या था कि जो रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स है ना, जो हाईएस्ट बिडर को मिलेगी। जैसे किसी ने 200 रुपये की बोली लगाई, किसी ने 400 लगाई, तो 400 वाले को ये एरिया मिल जाएगा। तो जब वो बिडर हाईएस्ट बोली लगाएगा तो वो निकालेगा कहाँ से? पीजेंट से निकालेगा। तो पीजेंट्स को वो परेशान करेगा और पैसे उनसे हटेगा। ठीक है, और जागीरदारी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो फारूक शियार है, वो खालिसा लैंड्स को इजारादार सिस्टम में डालने लग जाएगा। खैर, हमने अभी जैसे बात की, जो मुग़ल कॉम्प्रोमाइज़ था वो पूरी तरह से ब्रेक तो हो चुका था, और बाकी जो ये था ओपन डिफाइंस थी, वो रोज़ की कहानी हो जाएगी कि रोज़ कोई ना कोई रिवोल्ट कर रहा है। ठीक है, और ये चीज़ें बस डेक्कन तक सीमित नहीं थी, बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी हो रहा था। जब हम आगे देखेंगे, जैसे जट पीजेंट्स, सिख, राजपूत, चिप्स, ये निकल के आएंगे। ठीक है।
कैसे ओपन डिफाइन से सीधा सीधा कहेंगे हम तो राजा है, हम नहीं जानते किसी एम्पायर को, ठीक है। और ये चीज़ें भी निकल के आएंगी जब 1858 का टाइम आएगा, तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से बस मुग़ल एम्पायर बस नाम की रहती है और नोशन ऑफ कम्युनिटी, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिविजनिस्ट लिटरेचर की, ठीक है। कई लोगों का मानना है जो इकोनॉमिक प्रेशर जब बढ़ रहा था ना, वो एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है समझाने के लिए कि वो उस टाइम पे ये रिबेलियंस हो क्यों रहे थे। इनका मानना था कि जो नए ग्रुप्स उभर के आ रहे थे ना, जैसे कि मराठा हो गए, ठीक है, सिख्स हो गए, ये बहुत पावरफुल ग्रुप्स थे और इनएबिलिटी थी सेंट्रल पावर की कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक मेजर रीज़न था कि जो रिबेलियंस हो रहे थे, क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल हिस्ट्री है ना उसको इग्नोर कर रही थी, ठीक है। अब हम कई रीजन्स की बात करें, जैसे मुरादाबाद, बरेली हो गया, अवध हो गया, बनारस हो गया, बंगाल भी हो गया, बहुत रिच एरियाज़ थे उस वक्त के, बहुत सरप्लस थे, ठीक है। और ये इनएबिलिटी थी मुगल्स की कि इन एरियाज़ से वो कमा नहीं पा रहे थे जितनी ज़रूरत उनको कमाने की थी। कई एरियाज़ थे जो न्यूली एक्वायर्ड हो रहे थे, जैसे कि ईस्टर्न बंगाल की बात करें, जो फॉरेस्ट लैंड थी उनका अच्छी तरह से यूज़ होने लग गया था, तो उन एरियाज़ को कहीं ना कहीं मुगल्स जो थे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, जितनी रिवेन्यू कलेक्शन उनको होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे थे। खैर, अगर मुग़ल एम्पायर की बात करें तो वो हमेशा से ही जो मर्चेंट्स थे उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है, ताकि वो उन्हें ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी दे सके। तो जो सीए वैलीज़ है, ये पोर्टफोलियो कैपिटल की बात करते हैं कि ये कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी देते हैं एक्चुअली, कहते हैं कि जितना इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। और इस स्कूल का मानना था कि थ्रू आउट द मुगल पीरियड देयर हैड बीन अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड एडजस्टमेंट बिटवीन द सेंट्रल पावर एंड द रीजनल एलाइट, कि जो रीजनल एलाइट है उनके बीच में कैसे एडजस्टमेंट हो सेंट्रल पावर के साथ, ठीक है। तो क्या था कि उन्हें भी नुकसान हो और सेंट्रल पावर्स की उनका यूज़ कर पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो पाए, ठीक है। तो एंड्रे विंक करके अनदर हिस्टोरियन है, ये कहते हैं बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ कंटिन्यूली शिफ्टिंग राइवलरीज एंड अलायंसेस, कि किस तरह से दुश्मन और दोस्त बदल रहे थे कि ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ फितना की बात की जाती है, कैसे मुग़ल एम्पायर में फितना मतलब सेडिशन, ठीक है, उसके लिए हमेशा से जगह थी कि किस तरह से लोकल पावर्स को किस तरह से उसमें मिलाया जाए और एक मुग़ल पावर का डोमिनेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। और एक फ्रैंक पर्लिन है, ये राइट्स वगैरह के बारे में बताते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ राइट्स थे, वतन राइट्स थे, और ऐसे राइट्स थे जो इवन किंग नहीं तोड़ सकता था, जिसके किंग ऐसा नहीं था कि किसी की भी ज़मीन छीन सकता था। जो वतन जागीर थे उनकी ज़मींदार को उनकी ज़मीन पर पूरे राइट्स दिए गए थे, ठीक है। और ऐसे भी कई जागीर थे जिसे एकदम मना करते थे कि हम इस एरिया से नहीं जाने वाले, लोकल रूलर्स थे, फार्मर्स थे, उनके पास अपने अलग अलग राइट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुग़ल सिस्टम में पूरी तरह से स्पेस छोड़ा गया था कि जितने रीजनल पावरफुल ग्रुप्स हैं ना वो अपनी फंक्शन अपने हिसाब से कर सकें, ठीक है। तो हमें एक जो ये है ना रिविजनिस्ट और कन्वेंशनल, इस पर मिडल ग्राउंड ढूंढना तो मुश्किल है कि आखिर कौन ज़्यादा सही है कौन ज़्यादा गलत है, पर दोनों के फैक्टर्स को हम थोड़ा बराबरी में देख सकते हैं।
कहीं ना कहीं जो ये रिविजनिस्ट हिस्ट्री है कि कॉन्टेम्प्रेरी मुस्लिम कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर करता है। ये बताता है कि कैसे वो सोवरेनिटी जो उस टाइम जो चलती थी मुस्लिम कॉन्सेप्ट, मतलब सेंट्रल एशिया वगैरह में, किस तरह से वो दूसरी चीज़ों को अकोमोडेट करते थे, ये कहीं ना कहीं इग्नोर करता है। और कन्वेंशनल हिस्ट्री है कहीं ना कहीं जो नए स्टेट्स उभर रहे थे उनकी पावर्स को इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तो हिस्टोरियन इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच में कंफ्यूज़न की कौन ज़्यादा सही है कहना तो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, पर 18वीं जो सेंचुरी था एक कोई डार्क एज नहीं था, बल्कि एक शिफ्टिंग अलाइंसेस थी, या फिर क्या जाता डिसेंट्रलाइजिंग प्रोसेस थी कि कोई बहुत सारे जो रीजनल स्टेट्स थे वो पावर में आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इमरजेंस ऑफ द रीजनल पावर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी पावर्स थी इसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।